जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो अब हम सभी पढ़ने वाले हैं हिंदी में आज का चैप्टर होगा हमारा वाच। जो क्लास चल रही है, आज हम सभी कई दिनों बाद मिल रहे हैं क्योंकि बीच में होली थी और होली में 3-4 दिन की छुट्टियां हो गई थी। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं वाच। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक सहयोग कीजिए, अधिक से अधिक साथ दीजिए। बाकी मुझसे जो भी हो पाएगा मैं वह पूर्ण रूप से करने का प्रयास करूंगा। तो आज का हमारा जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वह है वाच। क्या है? वाच। और वाच पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें यह भी जानना होगा कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वाच्य का शाब्दिक जो अर्थ होगा वह होगा बोलने का विषय, या हम कह सकते हैं बोलने का तरीका। तो लिख सकते हैं शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ में लिख लीजिएगा बोलने का विषय या बोलने का अर्थ। बोलने का विषय या बोलने का तरीका, यानी हम किसी भी बात को किस प्रकार से कहते हैं। अब हम सबसे पहले वाच्य का शाब्दिक अर्थ देखे हैं। अब हम क्या देखेंगे कि वाच्य की परिभाषा क्या होती है। तो वाच्य की परिभाषा किस प्रकार से होगी? जब कर्ता कर्म तथा भाव के अनुसार, जब कर्ता कर्म तथा भाव के अनुसार क्रिया लिंग वचन आए। क्या? जब कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया लिंग वचन और पुरुष कार्य करते हैं तो वह वाच्य कहलाता है। क्या? वह वाच्य कहलाता है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे वाच्य के भेद, यानी वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमने परिभाषा को देखा है, तो वाच्य की परिभाषा सबसे पहले हम लिखते हैं। आप सभी सहयोग देना, साथ बनाए रखना। परिभाषा क्या होगी? कर्ता कर्म तथा भाव। कर्ता कर्म तथा भाव के अनुसार क्रिया लिंग वचन, क्रिया लिंग वचन तथा पुरुष। क्या? कर्ता कर्म तथा भाव के अनुसार आएगा, क्या आएगा? क्रिया आएगी, लिंग आएगा, वचन आएगा और पुरुष आएगा, या पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। अब आप सभी देखिएगा कि वाच्य के प्रकार या वाच्य के भेद। सबसे पहले इसका किसका? वाच्य का शाब्दिक अर्थ था बोलने का विषय या बोलने का तरीका। तो जिस प्रकार से हम बोलते हैं, हमारे तरीका होता है बोलने का, उतने ही प्रकार से वाच्य होता है। अब जैसे डायरेक्ट मैं भेद बता सकता हूं, और पहले हम देख लेते हैं बोलने का तरीका, यानी उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि
कि वाच्य जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। जैसे लिखते हैं मुकेश पत्र लिखता है। क्या कि मुकेश पत्र लिखता है। अब हम दूसरा वाक्य देखते हैं, फिर एक तीसरा वाक्य देखेंगे, तब जाके हम समझेंगे क्या कि वाच्य जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, जो हम बोल रहे हैं वह कितने तरीके से हम बोलते हैं। अगला है मुकेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब आप देखिएगा क्या कि ऊपर भी वही बात कही जा रही है कि मुकेश पत्र लिखता है। अब दूसरे वाक्य में है कि मुकेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। ये क्या है, बोलने का विषय है, बोलने का तरीका है। अब आगे देखते हैं अगला मुकेश से चला नहीं जाता है। मुकेश से चला नहीं जाता है। अब बात है मुकेश के लिए ही कही जा रही है। पहला क्या है, मुकेश पत्र लिखता है। अब देखिए क्रिया क्या है, लिखता है, किसके अनुसार आई है, कर्ता के अनुसार आई है। किसके, जब क्रिया कर्ता के अनुसार आए तो वहां पर कर्तृवाच्य होगा। क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। तो यहां पर देख सकते हैं कि कर्ता के अनुसार है, लेकिन दूसरे वाक्य में देख लीजिएगा, यहां लिख सकते हैं जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार है। तो इसलिए ऐसे बना दिए कि आप समझ सकते हैं कि ये क्रिया है, ये कर्ता है। अब दूसरा देखिए, मुकेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। यहां पर क्या है कि पत्र लिखा जाता है किसके द्वारा, मुकेश के द्वारा, लेकिन यहां पर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है। तो पत्र क्या हो जाएगा, हमारा कर्म होगा। क्रिया क्या होगा, लिखा जाना। लिखा जाना हमारी क्रिया हो जाएगी, लेकिन किसके अनुसार है, पत्र के अनुसार आएगी। यहाँ पर किसके, पत्र के अनुसार आएगी, यानी कर्म के अनुसार आ रही है कि पत्र लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यानी तीसरे वाक्य में कि मुकेश से चला नहीं जाता। अब यहाँ पर क्या है, जो क्रिया है वह भाव के अनुसार है। क्या, क्रिया जो है भाव के अनुसार है कि चला नहीं जाता है। अब किसी से चला नहीं जाता है, यह क्या है, भाव को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। उम्मीद है अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब आप लिख सकते हैं कि वाच्य के प्रकार या वाच्य के भेद। वाच्य के प्रकार या भेद लिख लीजिएगा। तो वाच्य के प्रकार या भेद, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार होते हैं। तो आप लिख लीजिएगा
कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। कितना? 3 भेद होते हैं। तो पहला क्या होगा? पहला क्या होगा? कर्तृवाच्य। क्या होगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, इसलिए उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। और दूसरा है कर्मवाच्य, क्योंकि कर्म के अनुसार क्रिया आती है। अब तीसरा है भाववाच्य। क्या है? तीसरा है भाववाच्य। जो वाच्य होता है उसे हम अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं। क्या आप सभी अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं कि कर्तृवाच्य को वहां पर क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य को अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस बोलते हैं। और कर्मवाच्य को वहां पर यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। तो आप वहां पर भी पढ़ते हैं। और लास्ट में आता है तीसरा भाववाच्य। इसे बोलते हैं इम्पर्सनल वॉइस। क्या? इम्पर्सनल वॉइस। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों भेद को एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम केवल और केवल कर्तृवाच्य को ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज हम कर्तृवाच्य को पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर कर्तृवाच्य में क्या होगा यह आप लिख लीजिएगा। यह है कर्तृवाच्य यानी कर्ता के अनुसार चलेगा। तो यहां पर क्या होगा? कर्ता की प्रधानता होगी। क्या होगी? कर्ता की प्रधानता होगी। तो आप लिख सकते हैं पॉइंट 1 करके लिख सकते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी या होती है। तो मैं लिखता हूं कर्ता की प्रधानता होती है, या लिख लीजिएगा कर्ता प्रधान होता है। कर्ता की प्रधानता होती है। और क्या होगा? दूसरा, जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार आएगी। वो पहले ही बताया गया था। तो यहां पर आप दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं। क्या? कि क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। क्या? जो क्रिया होगी वह कर्ता के अनुसार होगी। कैसे? अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में हो जाएगी। अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। और अगला है क्या? कि यहां अकर्मक हो सकता है और कभी कभी सकर्मक भी होगा। क्या? अकर्मक भी होगा और सकर्मक भी होगा। लेकिन मेन बात क्या है आपको कि कर्ता की प्रधानता होगी और जो क्रिया होगी वह कर्ता के अनुसार ही आएगी। अब क्या करते हैं? कुछ उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझते हैं। किसे? कर्तृवाच्य को। जिस प्रकार से कर्ता बदलेगा यानी कर्ता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है तो उसी प्रकार से क्रिया भी बदलती रहेगी। यह आपको ध्यान देना है, क्योंकि लिखा भी है कि क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी। जैसा कर्ता होगा उसी प्रकार से क्रिया होगी। अब आपको बात समझ में आई होगी जो मैं कहना चाहता हूं। अब हम इसे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे
राजेश क्या? राजेश पुस्तक पढ़ता है। राजेश पुस्तक लिखिए या किताब ही लिख लीजिए कि किताब पढ़ता है। अब आपको देखना क्या है कि कर्ता क्या है और उसके बाद क्रिया क्या है। जिस प्रकार से कर्ता होगा उसी प्रकार से क्रिया को आना होगा। कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी हमारी पुल्लिंग होगी। कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग होगी। अब आप यहाँ देखिए क्या है, कर्ता क्या है? राजेश है। किसमें है? पुल्लिंग में है। अब यहाँ देखिए क्रिया कैसी है? क्रिया भी पुल्लिंग में है। अगर कर्ता स्त्रीलिंग होता, मान लीजिए सीता, रीता, गीता कुछ भी होती, तो यहाँ पर जो क्रिया है वह भी पढ़ता नहीं होगा, पढ़ती होगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए रीता किताब पढ़ती है, यानी जैसे ही यहाँ स्त्रीलिंग हुआ यहाँ पर भी स्त्रीलिंग हो जाता है। ये क्या हुआ? कर्ता पुल्लिंग में है। अब क्या है? यह बहुवचन तो है नहीं कि बहुवचन है। क्या है? कर्ता। वचन भी परिभाषा आई थी ना, लिंग, वचन, पुरुष, इस प्रकार से। तो एक वचन है और यहां पर भी देखिए क्रिया भी कैसी है? एक वचन है। जब परिवर्तन जहां भी होगा उसी प्रकार से क्रिया में भी परिवर्तन होता रहेगा। तो आप जहां लिख सकते हैं कि राजेश कैसा है? पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है। राजेश एक वचन है, ये भी एक वचन है। तो अब आप समझ गए होंगे जैसे जिस प्रकार से कर्ता आ रहा है उसी प्रकार से क्रिया आ रही है। कर्ता की प्रधानता होगी, कर्ता प्रधान है इसलिए चेंज हो रहा है। क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी, कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग आ रही है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे इसी में इसी को ही चेंज कर लेते हैं। रीना किताब पढ़ती है। रीना किताब पढ़ती है। अब आप देखिए इसी में यहाँ क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया कर्ता। क्रिया क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई, क्योंकि कर्ता के अनुसार ही हमेशा क्रिया आएगी। अब क्या है? एक वचन है, यहाँ पर भी एक वचन है। अब अगले उदाहरण की तरफ देखते हैं कि वे पुस्तक पढ़ते हैं। कर्ता प्रधान होगा, कर्ता क्या आ गया? वे। क्या आ गया? वे आ गया। कैसा है? एक वचन है, बहुवचन है? बहुवचन में है। क्या? बहुवचन में। तो कर्ता जब बहुवचन में है तो क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। तो जब कर्ता बहुवचन में तो क्रिया भी क्या होगी? बहुवचन में है। तो वे पुस्तक पढ़ते हैं। जिस प्रकार से कर्ता एक वचन, क्रिया एक वचन, कर्ता स्त्रीलिंग, क्रिया स्त्रीलिंग, कर्ता बहुवचन, क्रिया बहुवचन, इस प्रकार से चेंज होता रहेगा। अगला उदाहरण लिख लीजिएगा। लड़का फूल तोड़ता है। यहां पर क्या हुआ? लड़का फूल तोड़ता है। आपको अब समझ में आ गया है कि कर्ता प्रधान होगा, जिस प्रकार से कर्ता होगा उस प्रकार से क्रिया होगा। यहां है लड़का फूल तोड़ता है। अगर इसी को हम लिखें क्या कि लड़की फूल तोड़ती
है। देख रहे हैं कर्ता चेंज हो गया, लड़का से कर्ता लड़की हो गया। क्रिया भी देखिए तोड़ता से तोड़ती हो गया। कर्ता के अनुसार ही, जब कर्ता प्रधान है तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया चेंज हो रही है। उम्मीद है आपको क्या कि कर्तृवाच आपको समझ में आ गया होगा। कुछ उदाहरण अगर और देखना चाहें तो एक दो उदाहरण हम और देख सकते हैं। जैसे मुकेश ने पुस्तक पढ़ी। क्या? मुकेश ने पुस्तक पढ़ी। तो मुकेश क्या है? पुस्तक को पढ़ रहा है। अब आपको देख रहे होंगे यहां पर ने आ गया तो क्या होगा, और इन सब में कर्ता में ने नहीं आया है। तो कभी कभी आपको इस प्रकार से भी उदाहरण देखने को मिल सकता है या मिल जाएगा, और पूछ लेगा कि इसमें कौन सा वाच्य है या कौन सा कर्तृवाच्य है। उदाहरण देगा 4 वाक्य, यानी 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेगा इसमें से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य है। तो आप देखिए कर्ता है तो कर्ता की विभक्ति क्या होती है? ने होती है, या कर्ता का कारक चिन्ह कह लें या कर्ता का परसर्ग कह लें। विभक्ति भी कहते हैं, कारक चिन्ह भी कहते हैं और परसर्ग भी कहा जाता है। तो कर्ता की कारक चिन्ह क्या होता है? ने होता है, विभक्ति ने होती है। तो कभी कभी ने आएगा और कभी कभी नहीं आएगा। बस आपको समझना यह है क्या, कर्ता की प्रधानता और क्रिया जो होगी वह कर्ता के अनुसार होगी। क्या? क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। तो और कभी कभी जब ना समझ में आए तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा क्या कि कर्ता की जो विभक्ति होगी वह ने आपको दिख जाएगा। क्या? दिखेगा। तब भी हम समझ लेंगे क्या कि कर्तृवाच्य है। क्या? कि यहाँ पर कर्तृवाच्य है, और सारे विकल्पों में ऐसा नहीं होगा। सभी विकल्पों को पहले ध्यान से पढ़ लेना है एक बार जरूर। अगला है मुकेश ने पत्र लिखा। अब मुकेश ही नाम चल रहा है तो मुकेश ही चलाते हैं। क्या? मुकेश ने पत्र लिखा। अब देखिए क्या प्रधानता किसकी है? कि मुकेश की प्रधानता है। कि कैसे? कि मुकेश ही पत्र लिख रहा है, मुकेश के द्वारा ही काम किया जा रहा है। तो मुकेश क्या हुआ? कर्ता हुआ, और कर्ता क्या है? प्रधानता है। अब यहाँ पर देखिए कारक चिन्ह क्या है? कर्ता का कारक चिन्ह ने होता है। कर्ता का विभक्ति कहे या परसर्ग कहे या कारक चिन्ह कहे, क्या होता है? ने होता है। तो ने यहाँ पर आया हुआ है। ठीक इसके ऊपर वाले वाक्य में मुकेश ने पुस्तक पढ़ी। अब कौन है प्रधान? मुकेश है। पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी जा रही? मुकेश के द्वारा। तो यहाँ पर भी देख लीजिए मुकेश ने पुस्तक पढ़ी। तो ने विभक्ति कारक चिन्ह जो भी आप समझें वह आएगा। तो उम्मीद है अब आपको वाच्य में कर्तृवाच्य पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास यानी अगली क्लास वाच्य की कल हो जाएगी पार्ट 2 में। यह हमारा पहला पार्ट में हमने वाच्य में क्या क्या पढ़ा, वाच्य का शाब्दिक अर्थ पढ़ा, वाच्य के परिभाषा पढ़ा, वाच्य के भेद देखे, 3 भेद थे और उसके एक एक उदाहरण भी देखे थे। फिर हमने क्या किया कि कर्तृवाच्य को अच्छे से पढ़ लिया। अब कल की क्लास में हम कर्मवाच्य और भाववाच्य को पढ़ लेंगे। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सहयोग कीजिए। बाकी अब देखते हैं कि और भी क्लासेस कब से शुरू होती है। बात एक लोगों से हुई है, अगर वो इच्छुक होते हैं और आप लोग जितना अधिक सहयोग करेंगे उनका यानी सर का साथ देंगे, क्लास को शेयर करेंगे, या जितने लोग अधिक से अधिक लोग देखेंगे, कमेंट करेंगे, तो उसी प्रकार से वो अपनी क्लास को जारी रखेंगे। पहले तो वो आए फिर से बोलते हैं कि उनका विचार क्या है। फिलहाल आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।